वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। स्प्रिंग 2021 की अटेम्प्ट से क्वेश्चन का टाइटल है एपीवैक लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं कि एपीवैक लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इन ऑर्डर टू शो बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो जो मैयर्स हैं वो 1 से लेकर 5 तक हमें डिफरेंट मैयर्स बताए हुए हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैयर ऑन द फाइनेंशियल रेशोज एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट। तो हमारे आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी क्वेश्चन ने आइडेंटिफाई कर दिया। इस फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि देर आर 6 रेशोज: जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशो, स्टॉक टर्नओवर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट एंड क्विक रेशो। और उसके आगे 5 जो हैं वो कॉलम्स बने हुए हैं और वो 5 कॉलम्स बेसिकली इन 5 मैयर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और हर मैयर का हमने बताना है कि उसका इफेक्ट क्या है, कि उसकी वजह से जो रेलिवेंट रेशो है वो क्या इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसका पहला स्टेप ये होगा कि हम फॉर्मेट डेवलप कर लें। उसके बाद हर मैयर को डिस्कस करते हुए रेशोज के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो डिस्कस भी करेंगे और सोल्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट भी कर लेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आंसर हम डेवलप करेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है। तो 6 रेशोज हैं हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशो, स्टॉक टर्नओवर इन टाइम्स, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स और उसके बाद क्विक रेशो। डिफरेंट मेजर्स हमें बताए हुए हैं, 1 2 3 4 5। और हमने उसमें इफेक्ट यहाँ पर लिखते जाएंगे कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, क्या हो रहा है। और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जे आपको एग्जाम में आंसर के अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है फार्मूला, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम साथ के साथ फार्मूला भी मेंशन कर रहे हैं ताकि हम जब डिस्कशन कर रहे हो तो उस पर इम्पैक्ट को कंसीडर कर सकें। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स, करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। स्टॉक टर्नओवर टाइम्स में जब कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट जो है दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नॉन करंट एसेट्स। और क्विक रेशो में हम क्विक एसेट्स ले लेते हैं यानी रिसीवेबल एंड कैश और डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज से। तो ये हमारा जो फॉर्मेट है वो डेवलप हो जाता है इस तरीके से। और अब हम अपने जो है नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और तमाम चीज़ों के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम जनरल पॉइंट्स पर बात करें तो हर रेशो के अंदर एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है। तो हमें ये देखना होता है कि न्यूमरेटर फिगर के अंदर चेंज आएगा तो क्या होगा और डिनोमिनेटर फिगर के अंदर चेंज आएगा तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूला की, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये न्यूमरेटर है जो फ्रैक्शन बार से ऊपर लिखा हुआ है और सेल्स जो है ये डिनोमिनेटर है जो कि फ्रैक्शन बार से नीचे लिखी हुई है। तो अगर तो न्यूमरेटर में कोई चेंज आएगा, जैसे इंक्रीज होगा ग्रॉस प्रॉफिट में या डिक्रीज होगा, तो उससे जीपी की रेशो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, यानी सेम चेंज होगा रेशो के अंदर। अगर डिनोमिनेटर में कोई चेंज होगा जैसे सेल्स के अंदर, तो फिर उसका इफेक्ट रिवर्स पड़ेगा रेशो पे, यानी अगर सिर्फ सेल्स की वैल्यू बढ़ जाती है और जीपी सेम रहता है तो फिर हम कहेंगे कि जी इससे हमारी जीपी रेशो रिड्यूस हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर का जो चेंज होता है उसका अपोजिट इफेक्ट पड़ता है रेशो पे। अच्छा, कुछ ऐसी रेशोज भी हो सकती हैं कि जी सेल में भी इजाफा हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ,
तो अगर वो इजाफा इक्वल अमाउंट से हुआ, एक तो ये हुआ कि अगर 100 से सेल बढ़ी और 10 से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, फिर तो इम्पैक्ट देखना पड़ेगा सेपरेटली। लेकिन अगर वो इक्वल अमाउंट का इंक्रीज हो या इक्वल अमाउंट का डिक्रीज हो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो फिर जो लोअर अमाउंट होती है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि जो हायर अमाउंट है उसकी प्रोपोर्शन में खास फर्क नहीं पड़ रहा होगा, जबकि जो लोअर अमाउंट होगी उसकी प्रोपोर्शन में कंपैरेटिवली ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा। तो 3 स्टेप याद रखें, यानी न्यूमरेटर में इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है रेशो में भी सेम इंक्रीज और डिक्रीज, डिनोमिनेटर में इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है कि रेशो के अंदर अपोजिट इफेक्ट, और अगर दोनों में इक्वल अमाउंट का सेम चेंज आ रहा हो, प्लस और माइनस दोनों जगह पे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, जो लोअर अमाउंट का चेंज है उसको फोकस करें। सो अब हम क्वेश्चन के मेजर्स देखते हैं। फर्स्ट मेजर है टू पे बैलेंस ऑफ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। तो अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे वो वन बाय वन हम हर रेशो के साथ डिस्कस करते जाते हैं। और यानी कॉन्सेप्ट अब ये देखें कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से पेमेंट कर रहे हैं और 5% डिस्काउंट आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे। जब आपको सप्लायर से डिस्काउंट मिलेगा तो उसको परचेज जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और परचेज कॉस्ट रिड्यूस होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जीपी रेशो भी बढ़ जाएगी, तो इसको इंक्रीज लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा डिफरेंस है सॉल्यूशन में सजेस्टेड आंसर्स के साथ, और उसकी बेसिक रीज़न जो है वो ये है कि हमने सेटलमेंट डिस्काउंट्स की ट्रीटमेंट डिफरेंट की है। हम सेटलमेंट डिस्काउंट की जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो परचेज कॉस्ट है, अगर आपको कोई सप्लायर से डिस्काउंट मिलता है तो वो परचेज कॉस्ट के अंदर एडजस्ट होगा, उसको रिड्यूस करेगा, और अगर आप कोई डिस्काउंट अपने कस्टमर को अलाउ करते हैं तो वो आपके रेवेन्यू की एडजस्टमेंट के तौर पर रिकॉर्ड होगा। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट या अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम उसको परचेज या सेल्स की वैल्यू के अंदर एडजस्ट कर रहे होंगे। जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है IFRS 15 के आने के बाद से रेवेन्यू की अकाउंटिंग की, और उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर जो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है उसको भी प्रॉपरली फिर इक्वल फुटिंग पर अगर अप्लाई किया जाए प्रॉपरली, तो वो यही बनती है कि जो डिस्काउंट्स हैं, चाहे वो सेटलमेंट डिस्काउंट हों चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट्स हों, उनकी एडजस्टमेंट परचेज और सेल्स की वैल्यू के अंदर होनी चाहिए। तो हम उसी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और इस वजह से हमारा कुछ पॉइंट्स पर जो है वो सोल्यूशन डिफरेंट होगा सजेस्टेड आंसर्स के साथ। तो अब अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो सेम इम्पैक्ट है कि आपको जो डिस्काउंट रिसीव होगा उसकी वजह से आपकी परचेज कॉस्ट कम हुई, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा और आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो सेल्स की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आया, तो नेट प्रॉफिट बढ़ने से आपका नेट प्रॉफिट की जो रेशो है वो भी बढ़ जाएगी। करंट रेशो के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? जब सप्लायर को पेमेंट करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से, तो देखें इसमें दो इम्पैक्ट हैं। सप्लायर जो पेएबल है वो वाली करंट लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, और बैंक ओवरड्राफ्ट वाली करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो है वो करंट लायबिलिटीज डिक्रीज ज़्यादा होंगी, क्योंकि आप 100% से पेएबल कम हो रहा होगा। 5% डिस्काउंट की वजह से आपको जो ओवरड्राफ्ट लेना पड़ रहा होगा वो उतनी वैल्यू का नहीं लेना पड़ रहा होगा, 95% वैल्यू का लेना पड़ रहा होगा। तो करंट लायबिलिटीज में जो इजाफा होगा ओवरड्राफ्ट का वो 95% वैल्यू से होगा, जबकि पेएबल में जो डिक्रीज हो रहा होगा वो 100% से होगा। तो ओवरऑल करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी। करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो करंट रेशो में, क्योंकि डिनोमिनेटर का चेंज है तो अपोजिट चेंज आएगा, करंट रेशो इंक्रीज हो जाएगी। जब हम परचेजेस में से लेस करेंगे डिस्काउंट की अमाउंट, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी कम हो जाएगी। और एज्यूमिंग दैट कि जो स्टॉक है सप्लायर से रिलेटेड वो हमारी इन्वेंट्री में नहीं पड़ा, तो उसकी कॉस्ट या वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के रिड्यूस होने से हमारी जो स्टॉक टर्नओवर इन टाइम्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ भी जो हमारा सोल्यूशन है वो सजेस्टेड आंसर से डिफरेंट है, जहाँ पे भी हम स्टेरिक लगा रहे हैं, और ऐसा टोटल 3 पॉइंट्स पर होगा हमारे इस पूरे सोल्यूशन में, 2 जिसमें से ये कवर हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारा सजेस्टेड आंसर से सोल्यूशन डिफरेंट होगा। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स में एक प्रॉफिट का आइटम है, एक नॉन करंट एसेट्स का आइटम है। ओवरड्राफ्ट लेने से नॉन करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेएबल के कम होने से नहीं पड़ता, तो नॉन करंट एसेट्स पर तो कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है,
क्योंकि आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है, उसकी वजह से परचेज कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट टू सेल्स कम हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स भी आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज। क्विक रेशो की बात करते हैं, तो क्विक रेशो में वही इम्पैक्ट है जिस तरह से हमने करंट रेशो में देखा कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि पेबल्स ज़्यादा अमाउंट से कम होगा और बैंक ओवरड्राफ्ट कम अमाउंट से, उसकी निस्बत 95% अमाउंट से इंक्रीज हो रहा होगा। तो ओवरऑल करंट लाइबिलिटीज़ के डिक्रीज होने से, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, तो क्विक रेशो जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकेंड मेजर की तरफ चलते हैं। सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट, यानी जो आपके स्टॉक में ऐसे आइटम हैं जो सेल ज़रा स्लो होते हैं, उनको कॉस्ट पर सेल कर दें, इससे वो जल्दी सेल हो जाएंगे, मार्जिन लेकिन आप कोई भी अर्न नहीं कर रहे होंगे। सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहली बात कि इस ट्रांजैक्शन का, इस मैयर का ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो आपकी सेल्स तो बढ़ जाएगी लेकिन आपके ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितने से सेल्स बढ़ रही होगी उतने से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ रही होगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर जो है कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो सेम अमाउंट रहेगी। तो सिर्फ सेल्स बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो फिर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर हम इम्पैक्ट देखें तो वंस अगेन सेम है जैसे ग्रॉस प्रॉफिट पर है, कि सेल्स तो हमारी बढ़ रही होगी लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम तो एट कॉस्ट सेल कर रहे हैं। तो सेल्स डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा होगा तो जो रेशो है वो बेसिकली डिक्रीज हो रही होगी। करंट रेशो की बात करें तो करंट एसेट्स पर जो है नेट इफेक्ट तो कोई नहीं होगा, लेकिन वैसे इफेक्ट है कि आपकी इन्वेंट्री चली जाएगी और उसकी जगह रिसीवेबल या कैश बढ़ जाएगा सेम अमाउंट से। सेम अमाउंट से इसलिए क्योंकि आप कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं, तो जितने से इन्वेंट्री कम होगी उतने से रिसीवेबल और कैश जो है वो बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल करंट एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। तो देयर फॉर करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो रेशो के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर की। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब हम आइटम सेल करेंगे तो सेल भी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ेगी। और इन्वेंट्री हमारी कम हो जाएगी क्योंकि स्टॉक हमारे पास से चला जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बढ़ने से, न्यूमरेटर के बढ़ने से स्टॉक टर्नओवर बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री के कम होने से, डिनोमिनेटर के कम होने से भी स्टॉक टर्नओवर बढ़ जाएगा। सो बेसिकली डबल इम्पैक्ट इसका जो है इस पर यही होगा कि ये रेशो इंक्रीज हो जाएगी। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, तो बेसिकली इस रेशो के ऊपर देखें तो ना हमारा, हम तो कॉस्ट पर सेल कर रहे हैं, ना प्रॉफिट के अंदर कोई चेंज आएगा, और इन्वेंट्री रिसीवेबल कैश में इम्पैक्ट आने से नॉन करंट एसेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देयर वुड बी नो इफेक्ट। क्विक रेशो की बात करते हैं, तो क्विक रेशो में इम्पैक्ट ये होगा कि इन्वेंट्री तो कम हो रही होगी लेकिन इन्वेंट्री तो क्विक एसेट्स में नहीं आती। तो क्विक एसेट्स में रिसीवेबल और कैश आते हैं, तो जब आप एट कॉस्ट भी सेल कर रहे होंगे तो या तो आपके रिसीवेबल बढ़ रहे होंगे या कैश बढ़ रहे होंगे। तो आपके कैश या रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है जबकि करंट लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो न्यूमरेटर के इंक्रीज होने से रेशो भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड मेजर देखते हैं। रिकवर डेटर्स बैलेंसेस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, कि डेटर्स को 10% डिस्काउंट ऑफर कर दें और उनसे जो बैलेंसेस हैं वो रिकवर कर लें, तो आपके पास कैश आ जाएगा, आपका जो रिसीवेबल है वो कम हो जाएगा, और 10% डिस्काउंट जो आप दे रहे होंगे उसकी एडजस्टमेंट होगी, जो कि हमारी ओपिनियन में होनी चाहिए रेवेन्यू के अंदर। तो बेसिकली क्योंकि जब आप डिस्काउंट देते हैं, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे सेटलमेंट डिस्काउंट हो, वो रेवेन्यू को अफेक्ट करना चाहिए। तो सेल्स जो है वो हमारी डिक्रीज़ होगी, यानी हम रेवेन्यू में एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू को रिड्यूस कर देंगे जब हमें बाद में जो कंसिडरेशन मिल रही होगी, वेरिएबल कंसिडरेशन हो जाती है ना डिस्काउंट की वजह से, तो वो हमें कम मिल रही होगी। सो डिक्रीज इन रेवेन्यू वुड ऑल्सो रिजल्ट इन डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट बाय इक्वल अमाउंट, और उससे अब होगा क्या कि दोनों चीज़ों में डिक्रीज आ रहा है, तो जो लोअर अमाउंट होती है सेल्स के मुकाबले में ग्रॉस प्रॉफिट लोअर अमाउंट होती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट
जो है न्यूमरेटर है, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो भी डिक्रीज होगी। यहाँ पे सोल्यूशन सजेस्टेड आंसर से डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर इसको डिस्काउंट रिसीव्ड के तौर पर अदर इनकम के अंदर क्लासिफिकेशन को कंसीडर किया गया होगा। फिर नेट प्रॉफिट पर इम्पैक्ट देखें तो ऑब्वियसली जब आपका सेल्स के अंदर, तो जैसे हमने पहले इम्पैक्ट डिस्कस किया, तो सेम इम्पैक्ट जो ग्रॉस प्रॉफिट पर है वही नेट प्रॉफिट पर भी आएगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि रेवेन्यू कम हो रहा है और रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये कि क्योंकि जो लोअर अमाउंट होती है उसका इम्पैक्ट प्रोपोर्शन वाइज ज़्यादा होता है, तो प्रॉफिट वाला प्रोपोर्शन जो है वो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और डिक्रीज रिकॉर्ड करेंगे। अब इस सिनेरियो में हमारे करंट एसेट्स पर यह फ़र्क पड़ेगा कि रिसीवेबल्स हमारे कम हो जाएंगे लेकिन कैश हमारे पास बढ़ जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे क्योंकि रिसीवेबल 100% अमाउंट से डिक्रीज होंगे, कैश उसके मुकाबले में उसकी 90% अमाउंट से इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल जो करंट एसेट्स हैं वो हमारे डिक्रीज हो रहे होंगे, इस वजह से हमारी करंट रेशो भी डिक्रीज हो जाएगी। स्टॉक टर्नओवर की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री पर इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जस्ट इसका इफेक्ट जो पड़ रहा है वो रिसीवेबल, रेवेन्यू और कैश पर पड़ रहा है, तो नो इफेक्ट। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रॉफिट क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो रिटर्न रिड्यूस हो जाएगा, तो डिक्रीज रिकॉर्ड करेंगे। क्विक रेशो की बात करें तो क्विक एसेट्स ओवरऑल जो है वो डिक्रीज हो रहेंगे क्योंकि रिसीवेबल 100% से डिक्रीज होगा और कैश उसके मुकाबले में सिर्फ 90% से इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल क्विक एसेट्स जो हैं आपके वो डिक्रीज हो रहे होंगे और क्विक एसेट्स डिक्रीज होंगे तो क्विक रेशो भी डिक्रीज होगी। अब फोर्थ मेजर की तरफ चलते हैं। ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज विच वुड इंक्रीज सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन, यानी कस्टमर्स को ये ऑफर करें कि आपको ज़्यादा टाइम अलाउ करेंगे, क्रेडिट पीरियड 90 डेज का अलाउ कर देंगे और उससे हम ये समझते हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी और मार्जिन एग्जिस्टिंग रहेंगे, यानी जो हम ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज अर्न कर रहे हैं हम वही अर्न कर रहे होंगे। तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पर, तो जिस तरह से सेल्स भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट ये सारे सेम प्रोपोर्शन में, सेम अमाउंट से नहीं सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि परसेंटेजेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वैसे ही हमने कह दिया कि जी सेम मार्जिन है, एग्जिस्टिंग मार्जिन है, तो मार्जिन में तो चेंज नहीं होगा, तो देयर वुड बी नो इफेक्ट। उसके बाद नेट प्रॉफिट पर अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में इंक्रीज लाइकली है और वो इसलिए लाइकली है कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ी होगी, फाइन सेम परसेंटेज से, लेकिन जब नेट प्रॉफिट की बारी आएगी तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ा होगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्योंकि मोस्टली फिक्स नेचर की होती हैं तो प्रोपोर्शन वाइज नेट प्रॉफिट के अंदर इजाफा ज़्यादा लाइकली है एज कम्पेयर टू सेल्स। यानी अगर सेल्स में 20% इजाफा होगा तो प्रॉफिट की फिगर में इट सेल्फ 20% से ज़्यादा इजाफा हो रहा होगा क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो रेशो होता है वो ज़्यादातर फिक्स्ड नेचर का होता है। तो इस वजह से नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट रेशो भी इंक्रीज हो जाएगी। करंट रेशो पे इसका इम्पैक्ट अगर हम डिस्कस करें तो करंट एसेट्स जो हैं वो हमारे डेफिनेटली इंक्रीज होंगे क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास से जाएगी एट कॉस्ट, लेकिन रिसीवेबल हमारे पास इंक्रीज होगा सेल प्राइस पर जो कि ज़्यादा होगी। तो अगर 100, हम कहते हैं जी 20% हमारा जो है ना मार्कअप है, तो अगर 100 से इन्वेंट्री कम हो रही होगी तो 120 से रिसीवेबल बढ़ रहा होगा क्योंकि रिसीवेबल ज़्यादा अमाउंट से बढ़ रहा होगा, इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट से बढ़ रहा होगा। तो ओवरऑल हमारे करंट एसेट्स बढ़ रहे होंगे और इसलिए हमारी करंट रेशो इंक्रीज करेगी। स्टॉक टर्नओवर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली इससे हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही होगी और इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। जब भी स्टॉक सेल होता है तो उससे स्टॉक टर्नओवर जो है वो बढ़ रहा होता है, स्टॉक इन टाइम्स इंक्रीज हो रहा होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में इजाफा हो रहा है जो कि न्यूमरेटर है, इन्वेंट्री में जो है वो कमी हो रही है सेल होने से जो डिनोमिनेटर है, तो दोनों का इम्पैक्ट यही है कि आपका जो स्टॉक टर्नओवर है वो इंक्रीज कर जाएगा। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो क्योंकि प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है जबकि नॉन करंट एसेट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो प्रॉफिट के इंक्रीज होने से रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स बढ़ जाएगा।
क्विक रेशो की बात करें तो बड़ा क्लियर है कि क्विक रेशो बढ़ जाएंगी क्योंकि रिसीवेबल बढ़ जाएगा, आप क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो डिक्रीज है इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री तो क्विक एसेट्स में शामिल ही नहीं होती, तो रिसीवेबल के बढ़ने से क्विक एसेट्स बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से क्विक रेशो भी बढ़ जाएगी। फिफ्थ एंड लास्ट मेजर की तरफ चलते हैं। डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट गेन। तो जो नॉन करंट एसेट्स पे गेन आता है, गेन ऑन डिस्पोजल, वो रेवेन्यू के तौर पे क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिकली आई 16 के अंदर है कि गेन शेल नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। तो इन दैट केस हम ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नो इफेक्ट। हाँ, नेट प्रॉफिट के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी अदर इनकम है वो इंक्रीज हो रही होंगी और उसकी वजह से हमारा हायर प्रॉफिट आ रहा होगा, तो जो हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगी। करंट रेशो की बात करें तो करंट एसेट्स हमारे बढ़ जाएंगे क्योंकि डिस्पोजल से जो हमें कैश रिसीव होगा वो कैश जो है वो करंट एसेट्स को रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर इवन बैंक ओवरड्राफ्ट भी है तो करंट लाइबिलिटीज़ कम हो रही होंगी, तो इन दैट केस करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे होंगे। तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब करंट रेशो भी इंक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री दोनों पर इस ट्रांजेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही नहीं है, ये तो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो नो इफेक्ट। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली आपका एक तो प्रॉफिट की फिगर बढ़ रही होगी गेन की वजह से, दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो रही होगी क्योंकि डिस्पोज हो गया है। तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, उससे भी रेशो इंक्रीज होनी चाहिए। डिनोमिनेटर कम हो रहा है, उससे भी रेशो इंक्रीज होनी चाहिए, तो इंक्रीज का इफेक्ट आएगा। क्विक रेशो पे बात करें तो जो वंस अगेन जिस तरह करंट एसेट्स पर हमने इफेक्ट डिस्कस किया था, तो कैश जब रिसीव होगा डिस्पोजल से तो उससे हमारे क्विक एसेट्स बढ़ जाएंगे और उससे क्विक रेशो भी बढ़ जाएगी। सो ये हमारा सोल्यूशन है ऑफ दिस टॉपिक, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।